आपको पता होगा कि कल रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट के बाद एज़ पर हमारी परंपरा हमारे विद्यार्थी जो होते हैं वो यहाँ आते हैं, हम उनका जो यथोचित सम्मान कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका आपसे इंटरेक्ट करना, उनका आपसे चर्चा करना, आपसे बातचीत करना और ये बताना कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। क्योंकि वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में दो बातें होती हैं, एक आप लोगों में ये विश्वास कि वहाँ से यहाँ आते हैं, क्योंकि बहुत समय तो ऐसा लगता है कि यार आते हैं कि नहीं आते हैं, और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो इनसे जो इंस्पिरेशन मिलती है, इफ़ दे कैन देन वी कैन। ठीक है, तो मैंने हर साल ये बार बार सुना है कि everyone who is sitting there, that person is having the dream to come here, और हम चाहेंगे कि आप में से सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक आएँ। तो हमारे साथ दो लोग हैं इस समय, ये हैं अभिषेक सिंह यादव, इनका रैंक और इनका पद आपके पास लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, और दूसरे रुखसार बानो जी, इनका रैंक और इनका पद लिखा हुआ है। ये दोनों हमारे रीसेंट बैचेस के विद्यार्थी हैं, मतलब वन इज़ फ्रॉम 21, वन इज़ फ्रॉम 20, और जैसा कि आप जानते हैं 1-1.5 साल तो हम वैसे ही ले लेते हैं आपकी ज़िंदगी के कोर्स करवाने में। अब इसको हमारी अच्छाई कहिए, बुराई कहिए, जो कहना है कहिए। तो मैं दिल्ली IAS की तरफ से इन दोनों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। पहले हम इनको वो सम्मानित कर दें। बेसिक मूल्य जो है वो इस सेंस ऑफ अचीवमेंट का है, तो मैं अब ज़्यादा बात करूं उसका मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये दोनों अपनी अपनी तरीके से आप तक अपनी बात पहुंचाएं, अपनी जर्नी पहुंचाएं, बेहतर होगा। ठीक है। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम रुखसार बानो है। मैं 2021 में यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था और 2022 तक मैंने यहाँ कोचिंग की थी, और मैंने मेंस में सारा जो मेरे यहाँ नोट्स बनाए हैं, क्लास नोट्स, मैंने उसको ही पढ़ा था और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था। और वही मेरा जो मेंस में जो 1 महीने का हमें समय मिला था 34 डेज़ का, वो वही मेरे का बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। और सर जो भी पढ़ाते हैं उसके अच्छे नोट्स प्रिपेयर करिए और कोई भी क्लास मिस मत करिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ी का ही क्यों ना हो या फिर किसी भी, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो फिर भी मैथ्स आप मत मिस करिए। क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास आते हैं तो हम पढ़ते हैं और वही अगर सोचोगे आप कि हम घर चले जाएंगे, घर में पढ़ लेंगे, तो वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहाना हो जाता है कि हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे। तो डेफिनेटली सारा क्लास अटेंड कर लेना ही चाहिए अपने को। बस अब जो आपकी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैंने नायब तहसीलदार का पोस्ट प्राप्त किया है। मैंने 2020 में DIA ज्वाइन किया था और 2022 के मिड में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैं DIA से जुड़ा रहा और सर लोगों से कांटेक्ट पे रहा। मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था निरंतर, और रोज़ के मैं 8 से 10 घंटा तो लगभग पढ़ ही देता था प्री के टाइम में, और मेंस के टाइम में भी मेरे यही शेड्यूल रहता था। तो आप जितना कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे, सर के नोट्स फॉलो करोगे, उतना ही सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। भटकाव बहुत है मार्केट में नोट्स का, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स है, बट आप जहाँ सर के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उन्हीं पे रिलाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। तो मैंने सर के नोट्स फॉलो किए थे, पेपर 7 और जो टफ पेपर रहते थे सारे सब्जेक्ट के लिए किए थे। लास्ट में 34 डेज़ का टाइम मिला था, तो बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं था, तो सर के नोट्स ही रामबाण हुए और उसी से ही सिलेक्शन मिला मुझे। आप लोग कुछ पूछेंगे? फिर धीरे धीरे शुरू होते हैं आप। मतलब इन दोनों से जो सवाल हैं बेसिकली पूछने के लिए हमने एक इंटरव्यू भी करवाया है, उसमें पूछा गया है, लेकिन आप लोगों के मन में कुछ पूछने के लिए हो, सबसे इम्पोर्टेंट
हाँ जी, इनको लेके जाओ, ये वाला यूज कर लीजिए। हेलो सर, अभी जैसे मेजर सब्जेक्ट चलने वाला है जैसे फिलोसॉफी, एसे, आर्टिकल्स, देन अभी प्री मात्र 4 महीने 5 महीने बचा है, तो दोनों को एक साथ कैसे करना है? प्लस मेरे को ये पूछना है कि मेंस में जो हम लोग अभी तक के जितना पढ़ा है साल 1.5 साल में, उसको वो प्री में कैसे यूज़ करना है, उसका क्या टैक्टिक्स है, वो आप बता सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने प्री का कोचिंग नहीं किया था, मैंने प्री भी मेंस के ही नोट्स पढ़ के दिलाए हैं। तो आप दिसंबर तक जो मेंस आपका नोट्स रहेगा उसको ही आप रिवाइज़ करें और जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज़ लगाएं और जो घटना चक्र में क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को लगाएं और फ़िलॉसफी वगैरह को पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर वो टाइम बहुत कम रहता है पेपर 7 के लिए और फ़िलॉसफी के लिए। फिर पैनिक हो जाते हैं हम कि ये समय कम है, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो फ़िलॉसफी, सोशियोलॉजी जो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, तो अभी वो समय है सितंबर अक्टूबर जिसमें आप फ़िलॉसफी वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर प्री आ जाएगा, तो फिर पूरा फुल्ली फोकस प्री पे ही करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो टेस्ट सीरीज रहता है उसमें 3-3 दिन का गैप मिलता है, तो उसमें हर 3 दिन में नया सब्जेक्ट चालू हो जाता है, नया टॉपिक चालू हो जाता है। कुछ का कहना ये रहता है कि टेस्ट सीरीज लेना मतलब उतना सही नहीं जब तक प्रिपरेशन अच्छे से हो ना, और कुछ लोगों को कहते हैं कि पहले प्रिपरेशन मतलब यदि जितना भी है जैसा भी है टेस्ट सीरीज ले लो, काम आ जाता है। तो उसके लिए क्या है, मतलब प्रिपरेशन कभी भी नहीं लगेगा कि हम फुल हो चुके हैं, हमारा कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन। इवन हम अभी सिलेक्टेड है बट अभी भी हम नहीं कह सकते कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है किसी भी चीज़ के लिए। तो वो हमें हमेशा लगेगा कि हम प्रिपेयर नहीं है, बट आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना है कि हम कहाँ तक प्रिपेयर हुए, अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा नॉलेज अभी कहाँ तक हुआ है। और टेस्ट सीरीज से ये होता है कि हमारा नॉलेज एनरिचमेंट भी होता है और बहुत सारे हमारा जो डर रहता है कि हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर हमारा जो गेसिंग रहता है ना वो स्ट्रांग होता है कि हम कितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो एक आइडिया मिल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स मेन एग्ज़ाम में। तो टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए और घटना चक्र के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो बहुत सारे मार्केट में ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, आप उसको लगाइए अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा ले, बट क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो चीज़ें मेंस में पढ़ी हुई हैं उनको यदि आप प्री के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो जैसा कि रुखसार ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको पढ़ने के बाद उस पर जो भी क्वेश्चंस कहीं भी आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्न सॉल्व करें तो उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर रखें, जो व्याख्यात्मक उत्तर होता है ना, क्योंकि उस व्याख्या में उससे जुड़े बाकी प्रश्न भी जो बन सकते हैं उसको हो जाएगा। तो यदि आप एक प्रश्न कर रहे हैं तो उससे जुड़े 4-5 प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं यदि आप उसकी थोड़ी उत्तर की व्याख्या अपनी कॉपी में या जिस भी जगह कर रहे हैं वो करेंगे। तो इसको कहते हैं 1 into मल्टीपल स्टडी, कि एक क्वेश्चन करते करते 4-5 तरीके के प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक सवाल ये है कि प्री की स्ट्रेटजी तो बेटा आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कुछ और तरीका है प्री के लिए आप लोगों के पास स्ट्रेटजी के लिए? सर क्वेश्चन सॉल्व करना ही एकमात्र तरीका है उसके लिए। और जो टेस्ट में पेपर्स आ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ करो। ये नहीं कि आप टेस्ट दिला के आ गए उसके बाद वो बैग बस्ते में रख दिया। आप उसको निरंतर रिवाइज़ करोगे तो आपको उस टेस्ट से क्वेश्चंस आ जाएंगे, और कभी एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाते हैं। मार्क्स कम आते हैं तो हम टेस्ट वगैरह दिलाना छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो देखिए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं और किस क्वेश्चंस में गलत कर रहे हैं। क्या पता आपने वो सिलेबस कवर ही ना किया हो, तो जो शॉर्ट कमिंग्स है वो वहाँ से पता चल जाती है और फिर हम उसको नोट्स बना लेते हैं। और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ना हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो हम प्रीलिम्स के एक दिन पहले पढ़ लें, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत वास्ट है और उस दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है। तो इससे बेटर है कि जो हमें टफ़ लगता है, जैसे कि मुझे साहित्यकार वगैरह ये सब टफ़ लगता था तो मैंने उसके नोट्स बना के रख लिए थे जिसको मैं एंड टाइम में रिवाइज़ कर लूँ एंड मोमेंट में। या फिर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे आपको डेटा वगैरह याद नहीं होता अच्छे से तो उसके लिए आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, बहुत अच्छे से याद हो जाता है फिर उससे। सर आपने बताया कि एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और वहीं बैठ के 8 घंटे पढ़ते थे,
तो कमरे में बैठ के पढ़ना और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना कोई डिफरेंस है, क्योंकि हेल्प करता है या ऐसे ही? मेरा घर है यार यहाँ, तो मेरे को घर में डिस्टर्बेंस होते थे पढ़ाई के दौरान। कभी कोई गेस्ट आ जा रहे हैं, तो मैंने एग्ज़ाम के 1 साल पहले ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो लाइब्रेरी में बाकियों को पढ़ते देखो तो खुद को भी मोटिवेशन आता है, पढ़ना है, वो पढ़ रहे हैं। फिर लाइब्रेरी में था तो ग्रुप बना हुआ था दोस्तों के साथ, जिसके ग्रुप स्टडी करते थे, तो हम तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मुझे फ़ायदा हो। बट यदि आप रूम में पढ़ रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी ठीक है। मेरा घर था तो मुझे डिस्टर्बेंस होता था, तो मैं आता था। मैं तो लाइब्रेरी नहीं जाती थी। एक दिन मैं गई थी, मुझे बहुत नींद आ गया था, इतना वहाँ शांति रहता था। मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ, तो मेरा घर यहीं है। मैं अपने घर में ही पढ़ती थी। मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल था पढ़ने के लिए, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा माहौल दिया था, तो मैंने घर में ही पढ़ाई की है। आप ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना उसको एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को। तो ये मत सोचिए कि वो लाइब्रेरी जा रहा है तो वहाँ पे वो पढ़ ही रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आप को आप टेस्ट करते रहिए कि हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। लाइब्रेरी में कर सकते हैं तो लाइब्रेरी जाइए, नहीं तो अगर आप अपने रूम में कर सकते हैं डेफिनेटली आपको रूम में ही पढ़ना चाहिए। फिर तो दोनों की बातों से एक बात तो तय है कि एक रणनीति 2 लोगों के लिए लागू नहीं होती। दोनों बिलासपुर में रहते हैं, दोनों का घर बिलासपुर में है, एक की घर में पढ़ाई नहीं होती, दूसरे की घर में पढ़ाई होती है। दोनों की अप्रोच अलग अलग है ना? तो हर किसी का अप्रोच अलग अलग होता है तैयारी करने का। आपके लिए जो अनुकूल है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए अनुकूल हो। इसलिए आपको किसी को देख के नहीं पढ़ना है, उससे सीख के पढ़ना है। देख और सीख में अंतर कर पा रहे हैं ना? किसी को देख कर नहीं पढ़ना है, उससे सीख कर पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना? अब मैं आपके सवाल जो है वो पूछ लेता हूँ एक एक करके। निबंध के लिए क्या कोई आपने अलग से रणनीति अपनाई थी? सर ऐसे के लिए जो करंट के टॉपिक्स चल रहे थे, मतलब जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हीं से पूछा जाता है अधिकतर। तो उन योजना जो टेस्ट सीरीज़ में जो टॉपिक्स आए थे और जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती थी, उनके ऊपर मैंने ऐसे पहले से तैयार कर लिया हुआ था और लकीली वो इस बार आ गए थे। और इंडिया में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G जो आपने बताया हुआ था क्लास में, वो सभी आ गए थे। तो वो ऐसे आप जितना प्रिडिक्ट करके जाओ उतना ज़्यादा सही रहता है, उस पर ऊपर तैयारी करके। और बाई चांस यदि आप अलग आ गया तो आपके में क्रिएटिविटी होनी चाहिए लिखने की, तो आप ऐसे में स्कोर कर सकते हो। ऐसे में नोट्स पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं आप ये, लेकिन ये ज़्यादातर ये प्रीलिम्स के बाद ही होता है, क्योंकि उस समय हम टॉपिक एटलीस्ट गेस कर सकते हैं, क्योंकि करंट के जो टॉपिक चलते रहते हैं वो सारे हमको मिल जाते हैं। तो उसके आप शॉर्ट नोट्स एक सिनॉप्सिस टाइप में बना सकते हैं, जिसको आप जो टाइम मिलता है फर्स्ट पेपर के बाद उसमें आप पढ़ लो, और उसमें जितना हो सके उतना कोटेशन यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर कोई पोयम, एनेक्डोट, ये सब यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसमें तो ऐसे में तो गैस कर सकते हैं, बट CG ऐसे आजकल गैस नहीं हो सकता, वो कहीं से भी आता है। तो CG हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो CG ऐसे बन जाता है। ऐसे पर हम मंडे से क्लास करेंगे। तो ऐसे मैंने कहा है 3 स्तर होते हैं। एक जो कंसेप्चुअल ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे लिखना सिखाते हैं, एक जो फैक्चुअल ऐसे होते हैं जो आपके करंट टॉपिक से जुड़े होते हैं, और तीसरा एक ऐसे के संदर्भ में भी बात की जाती है जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। मतलब आप जो पूरा 1.5-2 साल पढ़ते हैं, तो आपके हिस्ट्री को छोड़ दें यदि, तो मेरे ख्याल से हर विषय से ऐसे आता है। हिस्ट्री से भी यदि आप देखें तो सांप्रदायिकता का विकास इतिहास का निबंध हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट, हर पेपर से आपके निबंध निकलते हैं। तो हर जगह से आपको, आप साल भर जो एक टॉपिक पढ़ते हैं वो ऐसे ही है, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बनेगा। बाकी आपको फोकस रखना है योजनाओं के लिए, जैसे आपकी जनमन होती है या आपका डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन, इन सब को आपको ध्यान में रखना है। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। अब दोनों जॉब करते हैं। ये जवाब मैं दे दूंगा आपको क्लास में, बिकॉज दे बोथ आर नॉट डूइंग जॉब राइट नाउ। सो डूइंग जॉब एंड प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद द जॉब, है ना, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, वो मैं समझ रहा हूँ।
We'll discuss it on Monday. Separately we'll discuss it. Okay? क्या आप दोनों इंजीनियर हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि इंजीनियर्स ज़्यादा पोस्ट लेके जा रहे हैं? मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं बीएससी किया हूँ सीएमडी कॉलेज से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। मैं भी इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने भी बीएससी बायो किया था बिलासा कॉलेज से, बिलासपुर से ही। इंजीनियर नहीं हूँ मैं। ये इंजीनियरिंग का ट्रेंड है वो मैं मान रहा हूँ, अभी तो यूपीएससी में भी बहुत चर्चा हुई है, पर इस बार के सीजी में मैं देख रहा हूँ रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि वो डोमिनेंस नहीं है इंजीनियर्स का जो पहले था। आप देखेंगे तो डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट मैटर्स कि आपने इस एग्ज़ाम को सही अप्रोच से पकड़ा है कि नहीं। इंजीनियर नॉन इंजीनियर साइंटिफिक बैकग्राउंड और नॉट इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया का पैटर्न ये है कि जो साइंस से होता है थोड़ा सीरियस होता है। इंडिया का पैटर्न ये है कि जो साइंस से है सीरियस होगा तो ज़्यादा पढ़ाई करेगा। आर्ट्स में जाता ही वो है जनरली इंडिया में। अब ऐसा हो रहा है कि लोग 10th 11th में जाने लगे, अदरवाइज जो नहीं पढ़ता था उसको आर्ट्स दे देते थे। तो बस वही ट्रेंड है, उसको बदलना है, आप लोग बदल सकते हो। सीजीपीएससी के साथ व्यापम के एग्ज़ाम देने चाहिए क्या? आप में कॉन्फिडेंस है, आपकी यदि पहली नीड जॉब है तो आप डेफिनेटली दिलाइए व्यापम के एग्ज़ाम। मेरे से अभी तक कोई भी वनडे एग्ज़ाम नहीं निकला था, क्योंकि वो काफ़ी टफ होता है, उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। तो ये पहला ही कंपटीशन एग्ज़ाम है जो मैंने निकाला है अभी तक से। तो आपके में यदि जॉब पहली प्रायोरिटी है तो आप डेफिनेटली दिलाइए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट जिस डिपार्टमेंट के लिए निकाले जाते हैं सिर्फ उसी को थोड़ा सा पढ़ना होता है। जैसे लेबर के लिए निकाले गए तो लेबर लॉस वो ज़्यादा टफ टास्क नहीं रहता, आप दिला सकते हो। हाँ वही दिला सकते हैं आप, अगर सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत सेम रहते, कुछ सिलेबस उसमें ऐड ऑन होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर कुछ स्पेसिफिक अगर किसी डिपार्टमेंट का आ गया तो फिर उसके डिपार्टमेंट के लॉस वगैरह ये सारे रहते हैं। लेकिन ये तभी करना जब आपको अभी राइट नाउ आपको जॉब आपकी प्रायोरिटी हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सीजीपीएससी पे ही फोकस करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग सिर्फ वनडे का ही तैयारी करते हैं और वो उनका नॉलेज लेवल अलग होता है, वो एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को लगा लेते हैं। तो दिला सकते हैं, ऐसे टेस्ट सीरीज़ दिला सकते हो कि आप एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे करके आप अपना एक लेवल आँक सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, तो दिला सकते हो आप लोग। शुरुआत में ही आप 12 से 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे शुरू करें। पहले 6 घंटे 8 घंटे, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, पर 15 घंटे तक जाना इज़ नॉट पॉसिबल मेरे हिसाब से। और अगर आपने एक दिन यदि 15 से 16 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन नहीं पढ़े पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा उसका, वो तो बाढ़ टाइप का हो जाएगा, एक बार आया फिर धुल के चले गए। तो उससे अच्छा है कि आप 8 घंटे मिनिमम पढ़े प्री से पहले। प्री के टाइम 10 घंटे उसको बढ़ा दीजिए 10 घंटे तक। बाकी अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, जैसे टीवी वगैरह देखना या फ्रेंड्स के साथ बात करना है। तो बाकी पढ़ाई अगर आप लगातार करते रहेंगे 12 से 15 घंटे, तो सबका अलग अलग होता है। मैं तो नहीं कर पाता था 12 से 15 घंटे। एक दिन पढ़ लेते हो, फिर कल होके 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं होता अगर 12-14 घंटे कोई पढ़ लेगा तो। इससे बेटर है एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कि कंटिन्यू आप 5 to 6 आवर पढ़ रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेल मुझसे आपने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं एग्री करता हूँ 5 to 6 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, ना कि कुछ दिन पढ़ के कुछ दिन नहीं पढ़ना। दूसरी बात, रोज़ पढ़ने का मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए ज़िंदा रहना और खुश रहना भी ज़रूरी है, ना कि संन्यास ले लेना। मैंने ऐसा कहा है। ये कोइंसिडेंट ही है कि पिछले 1-2 साल से हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जो हमारे साथ टूर भी गए थे। जनरली हम ये मानते हैं कि जो टूर जाते हैं वो सीरियस नहीं होते। अभिषेक टूर गया था हमारे साथ, और आप जब थे शायद उस समय टूर जा नहीं पाया था, कोविड वगैरह, या हम बता नहीं पाए होंगे। तो ही वॉज देयर विथ इन द कान्हा विथ अस, कान्हा किसली में जब हम 4 दिन के लिए जाते हैं। और ही इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस स्टूडेंट जो साल भर 8 घंटे पढ़ते दिखता है। इसका मतलब उसने अपना रिक्रिएशन बनाया, उसने अपना तरीका बनाया। ठीक है ना, हम कई बार ऐसे लेते हैं ना, आज टीचर्स डे में जाएंगे, 1 दिन बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है वहाँ से कुछ सीख के आ जाओ। तो
टीचर्स डे या टूर जाने वाली बात नहीं, बात यह है कि आप अपने मित्रों से मिलिए, अपने उन लोगों से मिलिए जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास ले लेना है, क्योंकि उसमें ऐसा ज़रूर होगा आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, आपका पढ़ने का मन ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो गया तो बड़ा नुकसान होगा, है ना। ठीक। करेंट अफेयर्स को आंसर में पुट कर सकते हो यदि वो क्वेश्चंस उस हिसाब से आ रहे हैं। यदि अभी तक की एक लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया था वो सोशल एस्पेक्ट में कि आदिवासियों के द्वारा के लिए नीति जो चलाई जा रही है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करो, जैसे इवेल्युएशन आता है तो उसमें आप करंट अफेयर्स को पुट कर सकते हो। और अगर परंपरागत क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप जैसे सिंपल से तो उसमें आप नहीं पुट करना चाहिए मेरे हिसाब से। पेपर 4 जो होता है उसमें आप करंट अफेयर्स डाल सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड साइंस वाले में, जैसे अगर अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं करंट अफेयर्स को। और पेपर 5 में भी कई कई जगह पे जैसे इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह जो नए नए रिसेंट जो रिपोर्ट आते हैं वो सब आप कोट कर सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए। अगर वो रेलिवेंट नहीं होगा तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा, और वो सही होना चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं ना, करंट अफेयर्स अगर कुछ भी डाल देंगे तो वो सब मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चेक कर रहा है वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसको पता है क्या करंट में चल रहा है। तो आप ब्लफ करने की कोशिश ना करें, और जो सही है उसको डालें। अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐड ऑन हो जाता है, मतलब ये आप सॉल्ट ऑन द फूड हो जाता है कि मतलब आप अगर करंट अफेयर्स जान रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पता है, बाकी इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पेपर 7 की रणनीति क्या थी? पेपर 7 के लिए मैंने सौरभ सर के नोट्स फॉलो किए थे, क्लास नोट्स फॉलो किए थे जो उन्होंने क्लास में लिखाए थे कि, और क्या बोलते हैं जो एक्ट्स हैं इंडिया लेवल के सौरभ सर के क्लास नोट्स पढ़ के जाइए, वो सफिशिएंट है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे एक्ट को डिफाइन भी नहीं किया कि कौन से एक्ट है, तो वो कुछ भी पूछता है। आप खाली छोड़ के मत आइए, कुछ भी लिख के आइए पेपर 7 में, हो सकता है उसका मन आया तो नंबर दे दे। मैंने खाली नहीं छोड़ा था, सिर्फ पार्ट 2 खाली छोड़ा था जिसके ऊपर पेन चलाना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे ओलंपिक एंथेम हो गया, डेक्थाथलॉन, हेप्टाथलॉन, स्पोर्ट्स की जो क्वेश्चंस आए थे। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 3 मैंने लगभग सारे क्वेश्चन हल किए थे। लैंड रेवेन्यू एक्ट बस छोड़ा था पार्ट 1 में। इकोनॉमिक सर्वे कैसे याद करें? तो इकोनॉमिक सर्वे याद करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे मैंने कैसा किया था कि जब मैं क्लास आती थी यहाँ 2021 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो मेरी एक फ्रेंड थी मुस्कान, हम साथ में यहाँ कोचिंग करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इस बार मेंस क्लियर नहीं हो पाया। तो हम लोग ने ऐसा किया था कि मॉर्निंग में आधा घंटा पहले आ जाएंगे और घर से एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का याद करके आएंगे, और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे कि कितना ये इसका डेटा क्या है, उसका डेटा क्या है। तो खेल खेल में हमने इसको याद कर लिया था, और वैसे ही मैंने इस बार भी वैसे ही याद किया। तो डिस्कशन से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा ये। देखो, इनकी बातों से एक बात तो क्लियर है कि ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडी इज़ वेरी वाइटल। यदि आप अकेले पढ़ने में बोर हो जाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना ग्रुप स्टडी का कोई तोड़ नहीं है ना। तो फूफा जी मत बनिए, ग्रुप बनाइए, क्योंकि फूफा जी लोगों के ग्रुप नहीं बनते। तो ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाने से 2 लोग 3 लोग आपस में पूछेंगे तो जवाब अच्छे से बनेंगे। पेपर 7 पे आपने पूछा था, पेपर 7 हम खुद ट्रायल एंड एरर से गुजर रहे थे, क्योंकि पेपर नए नए तरीके से पूछा जा रहा था। एक बार उसने ऑर्गेनाइजेशन पूछा, अगली बार वो पूछने लगा आपके उसके बारे में, इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में। तो पिछले साल जब मैंने पढ़ाया था तो हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने लगे थे। तो उनका डायनेमिक होता जा रहा है, जैसे स्पोर्ट्स बहुत डायनेमिक पूछ रहा है। तो आप लोग जो भी नए लोग पढ़ेंगे पेपर 7, उनको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और जिन लोगों के पास पहले भी है, 2 नई किताबें आ गई हैं पेपर 7 पर, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों की, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और करिकुलम फ्रेमवर्क को जोड़कर एक नई किताब बनाई है, और एक इंटरनेशनल रिलेशन। तो उनको ज़रूर देखिएगा आप लोग, उससे आपको बेनिफिट होगा, है ना। बाकी क्लास नोट्स में तो हम कोशिश करेंगे। आप दोनों कितने समय से प्रिपेयर कर रहे हैं? आई थिंक बोथ ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 years एवरेज। हाँ, 3 years, ठीक है। और उसमें आप मान लीजिए 1.5 साल लगभग आपके क्लास के ही हो जाते हैं। अच्छा, जो इनके बारे में विशेष बात यह है कि ये मेंस से ही प्री निकालने वाले लोग हैं, ऐसा ही है ना आप दोनों का? मेंस से ही प्री निकालने वाले हैं। यदि आप में से कोई प्री अलग कर रहा है, मेंस अलग कर रहा है, साथ में कर रहा है तो अलग बात है, तो फिर उसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगा बेटा। बट जो दोज हु आर डूइंग मेंस ओनली क्लासेस, दे टू टेक ऑलमोस्ट 3 years, क्योंकि 1 साल साइकिल का है,
और 1.5 साल तैयारी का, तो 3 तो वैसे ही हो गया, है ना। ये तो आप ही लोग समझिए भाई। प्रशासनिक अफसर बनने का सपना बचपन से नहीं था, तो गवर्नमेंट जॉब में जानना ही नहीं था, ऑफिस वगैरह टूटे फूटे लगते थे मेरे को। बट बाद में रियलाइज़ हुआ गवर्नमेंट जॉब की इम्पोर्टेंस, और सिविल सर्विस इज़ अ प्रेस्टिजियस जॉब, सोसाइटी में इसकी प्रेस्टीज ज़्यादा है अदर गवर्नमेंट सर्विस से। तो फिर बाद में इसने मुझे आकर्षित किया इस जॉब की ओर। और एक फादर का भी रोल था, पिताजी का, कि इसमें की तरफ मोटिवेशन जगाने का। बचपन से तो ऐसी कोई क्वालिटीज़ पता नहीं चलता है। हम स्कूल में स्कूल कैप्टन्स रहते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं किसी ऐसे एक्सटेम्पोर कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, तो वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बट कॉलेज आने के बाद जब एक्सप्लोर करते हैं कि हमें आगे अपने करियर में क्या करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ होता है। और फैमिली भी इसमें बहुत वो करती है, वो सपोर्ट करती है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया कि वो चाहते थे हमेशा से कि मैं एक ऑफिसर बनूँ। तो फिर मैंने इस फील्ड के बारे में और जाना, उसके बाद फिर मैंने इसकी तैयारी करी। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे जानोगे कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ है, वो तो खुद धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। एग्ज़ाम इतना लंबा प्रोसेस है, जर्नी इतनी बड़ी है कि बहुत सारे क्वालिटीज़ उस जर्नी में डेवलप हो जाती है जो हमारे अंदर होती भी नहीं है। दिस इज़ वन थिंग आई एग्री टू हर टू मच। मैं हमेशा ये मान रहा हूँ कि अब ये परीक्षा 25 से 30% ज्ञान की बची है, बाकी पूरी आपकी पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन की हो गई है। और ऐसी स्थिति में ये जो इन्होंने कहा ना कि स्कूल में आप कितने एक्सटेम्पोर में भाग ले रहे हैं, कितना डिबेट कर रहे हैं, कितना डिस्कशन कर रहे हैं, कितना पब्लिक रिलेट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आसान बना देती हैं रास्ता, यदि आप थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट हैं। नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन यदि ये चीज़ें आपने की हैं तो थोड़ा सा आपके लिए कंपैरेटिवली ईजियर होगा, ये बात ज़रूर कही जा सकती है। तो यदि आप इसको अपने लेवल पर करते हैं, जैसे युवाचार में ऐसे कंपटीशन होता है, हम सोच रहे हैं डिबेट कंपटीशन भी करवा दें आप लोगों का कि एक दिन यहाँ पर डिबेट कर लें तो ऐसी सब चीज़ों से फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, ये जवाब आप दोनों दीजिए कि टॉप 10 में 6 लड़कियाँ, लड़के क्या गलत कर रहे हैं? लड़कियों की तैयारी करवा रहे हो इसलिए नहीं हो रहा उनका, और क्या है? लड़कियाँ क्या अच्छा कर रही हैं ये आप बताओ, लड़के क्या गलत कर रहे हैं ये तो सबको पता है। लड़कियां भी उतना ही, लड़कियों के पास भी उतना ही समय है जितना लड़कों के पास है। बट मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा बाहर ऐसे घूमने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर जैसे एग्ज़ाम है तो फिर वो सोचती है कि मैं सीधा पढ़ूँ पढ़ूँ पढ़ूँ। और कई सारे ऐसे रहते हैं ना लड़कियां कि बताएंगे नहीं कि हमने क्या पढ़ा है ऐसा, और लड़के तुरंत बता देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, और यूनिटी से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने वाला ना पढ़े, उसको ना पता चले, ऐसे नहीं चलेगा। अगर डिस्कस करेंगे तभी हमारा जो प्रॉब्लम है या फिर उनके जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो छुपाना कुछ नहीं है, सब अच्छे से करना है, हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लड़की लड़का में कोई ऐसा अंतर नहीं है कि वो कम कर रहे हैं हम ज़्यादा कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं। हमको बताना लड़के क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, उसका यदि वो गलत कर रहा होता तो होता ही नहीं। तो वो जो कर रहा है वो तुम लोग भी करो। भाई मैंने 3 बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं घूमती, लड़कियां पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर ज़्यादा सिंसियर हैं, जबकि लड़कों को ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए। तो ये बात भी सही है इस समय, ठीक है। तीसरा, जिसको जितना आउटर एक्सपोजर होगा उसका दिमाग उतना भटकेगा। तो हमारी सोसाइटी फिर भी एक क्लोज सोसाइटी है, तो यहाँ लड़कियों को इतना सारा इधर उधर एक्सपोजर ही नहीं है कि उनको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत पड़े। हमने अपने भटकने की चीज़ें खोज के रखी हैं, है ना। तो ये आप ही समझो, बाकी इसमें लड़का लड़की का मामला नहीं है। तो हम 10 साल से देख रहे हैं 10वीं 12वीं में लड़कियाँ टॉप कर रही हैं, तो ये तो हो ही रहा है। लड़कियों को पढ़ने मिलेगा और लड़के इधर उधर भागेंगे तो लड़कियाँ आगे निकलेंगी, इसमें क्या गलत है ना। इंटरव्यू के लिए क्या किया जा सकता है? पहले प्री और मेंस निकाला जा सकता है बेटा, है ना। उसके बाद क्या किया जा सकता है बताएंगे। अभी कुछ नहीं करना है ना। अभी इंटरव्यू के लिए पहले प्री और फिर मेंस निकालना है।
मैथ्स की स्ट्रेटेजी, आप जितने टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, वो बन जाते हैं। यदि क्वेश्चंस मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मैंने प्रैक्टिस कम की थी। आप टॉपिक्स को पर ये मत करना कि प्रैक्टिस कम करो। मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन इस बार नहीं बने थे क्योंकि टफ क्वेश्चंस आ गए थे मेरे हिसाब से। तो आप मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहो डेली, कम से कम 1 या 2 घंटे आप मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहो ताकि एग्ज़ाम टाइम में हर्डल ना हो आपके लिए वो। डीसी के लिए आप और तैयारी करेंगे तो ऑफ कोर्स करेंगे, नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट ज़रूर देंगे। ड्रीम जॉब तो सबका डीसी ही होता है, यूपीएससी में आईएएस। प्री में करंट अफेयर्स के लिए का ज़्यादा वेटेज नहीं रहता। 4 से 5 क्वेश्चन आपके इंडिया में और 4 से 5 क्या बोलते हैं सीजी में रहते हैं। तो आपकी जो लास्ट टाइम में प्री के टाइम में जो मैगजीन्स आती है वही सफिशिएंट रहती है। आप फिर भी आपको यदि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आप डेली कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ें। एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें क्योंकि वो एसे वगैरह में काम आते हैं। उसमें जो शब्द रहते हैं वो शब्दों के चयन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप यदि न्यूज़पेपर पढ़े तो एडिटोरियल और फ्रंट पेज जरूर पढ़े और स्पोर्ट्स का पेज एक बार देख लिया करें। तो बस इससे ज़्यादा नहीं है। आप करंट अफेयर्स के लिए लास्ट टाइम में जो मैगजीन्स आती हैं वही सफिशिएंट रहती हैं। न्यूज़पेपर को डेली, जैसे मैं ऐसा था कि मैं मॉर्निंग में उठने साथ मैं पहले फर्स्ट शिफ्ट करने के बाद मैंने सीधा न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो न्यूज़पेपर मेरा डेली का शेड्यूल में था। मतलब अगर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ना तो लास्ट में वो इजी हो जाता है। जो मैगजीन आता है ना वो तुरंत याद हो जाती है क्योंकि हम एक्वेंटेड रहते हैं ना वो सारे टॉपिक से, तो वो उस समय तुरंत याद हो जाता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यूट्यूब वीडियोस वगैरह, वेबसाइट वगैरह अगर देख रहे हैं तो मैंने दृष्टि आईएएस की वेबसाइट वगैरह में देखती थी और यूट्यूब चैनल भी है उसका, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। करंट अफेयर्स करने से ये होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि हम करंट जान रहे हैं ऐसा, लेकिन उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में बहुत वेटेज रहता है बट प्रीलिम्स मेंस में उतना नहीं रहता। आप उसको एक अच्छे मतलब डाल सकते हो बट प्रीलिम्स में आप मैगजीन से लास्ट में जो आता है मैगजीन कोचिंग निकालते हैं, आप उसको पढ़ के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस के साथ प्री की तैयारी कैसे कर? फर्स्ट टाइम में मेरा मेंस का कोचिंग चल रहा था तो प्री की उतनी खास तैयारी नहीं हो पाई थी तो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला था। लेकिन सेकेंड टाइम में जब प्री मेंस का कोचिंग कंप्लीट हो गया था मेरा अगस्त में, और चूँकि प्री की तैयारी मैंने सितंबर से ही शुरू कर दी थी। और इसके लिए जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने दृष्टि की बुक पढ़ी थी और सर के यहाँ के बुक को पढ़ा था। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था और क्योंकि वो लास्ट टाइम में रिवाइज करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता तो दृष्टि के बुक को सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो आप। बाकी CGS के लिए दीप सर की बुक ही सफिशिएंट लगी थी मेरे को। CGS के लिए पूरा दीप सर की बुक पढ़ा था। और करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स आती मार्केट में आप कोई भी ले सकते हो, मोर और लेस सब सेम ही रहते हैं। प्रीलिम्स में आप जैसे मैं क्लास करती थी उस साल मेरा अटैम्प्ट था प्रीलिम्स का फर्स्ट अटैम्प्ट, तो उस साल मेरा क्लियर नहीं हुआ था बट मुझे पता था कि मेरे 2-4 मार्क्स से ही क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ऐसा किया था कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हिस्ट्री चल रहा है तो मैं यहाँ पढ़ती थी हिस्ट्री का मेंस और घर जाके उसके क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो हमारा ये एक तीर दो निशाने वाले काम आ जाएंगे कि हम मेंस भी पढ़ ले रहे हैं, हमारे प्रीलिम्स भी हो जा रहा है। तो इससे मतलब आप यहाँ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए घर जाके, जिससे आपका दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। मैं एक तो वीडियो भी आपको भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि मेंस के साथ प्री की तैयारी कैसे कर सकते हैं, सिलेबस को बाइफोकेट कैसे करें, और सबसे आसान तरीका इन दोनों ने बताया है। जो ये क्लास में चल रहा है उसका घर जाके प्री का क्वेश्चन लगाइए, मेंस का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन दोनों लगाइए तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप दोनों का मीडियम मेरे ख्याल से एक हिंदी एक इंग्लिश, हाँ आपका हिंदी है इनका इंग्लिश है। क्या इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा एडवांटेज होता है? यदि होता तो एक हिंदी एक इंग्लिश कैसे होता? आप समझ रहे हो? यदि एडवांटेज होता तो रैंक पलट देते। मतलब एडवांटेज की बात ये, देखो रैंक में बहुत सारी चीज़ें। इंटरव्यू में कितना मिला आपको? 85, आपको 64 नंबर मिला इनको। तो
अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम वो लगा सकते हैं। अब यदि इंग्लिश में इंटरव्यू देने पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, आप बोल देंगे क्योंकि इनको 85 मिला, इनको 65 मिला। तो सीधी बात ये है कि मीडियम इतना इम्पोर्टेंट CGPSC में नहीं है। आप मीडियम को बहुत हुआ मत बनाइए। वे ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पर बेसिक हिंदी बेसिक इंग्लिश में पेपर चेक हो रहे हैं, और हमने तो कहा ही है यहाँ तो एक पेपर हिंदी एक पेपर इंग्लिश में भी देने की आपको अनुमति है, ठीक है ना। बाकी अब टॉप 10 में यदि ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के दिख रहे हैं तो आप ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं, पर ऐसी कोई बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती CG में ऐसा कुछ है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश वालों की दिक्कत मटेरियल के कंटेक्स्ट में थोड़ी हो जाती है, उनको मटेरियल कम है, तो हिंदी वालों को दिक्कत एक्सप्रेशन में थोड़ी हो जाती है क्योंकि कम शब्दों में लिखना इंग्लिश में आसान है। तो दोनों प्लस माइनस बराबर है ना। नोट्स कैसे बनाए थे? घर में अलग से बनाए थे क्या आप लोगों ने? क्लास में जो बनाए? उतना टाइम ही नहीं रहता था सर जो क्लास में लिखाते थे उसको हम वर्ड टू वर्ड, मैं वर्ड टू वर्ड लिख लेता था, तो उसके बाद मेरे को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और क्लास में जो भी नोट्स बनाते हैं उसको उसी दिन पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, फिर वो छूट जाता है और वो बड़ा होते जाता है। और हमारा क्लास तो बहुत लंबा चलता है, 10-12 पन्ने के बनते हैं एक नोट्स, एक क्लास, तो उसको उसी दिन का क्लास उसी दिन को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके कल होने के लिए इंतज़ार मत करना कि मैं कल उसको पढ़ लेंगे अपन, ऐसे नहीं करना है। उसी दिन का क्लास उसी दिन को ख़त्म हो जाना चाहिए। सर ने कहा था एक बार यहाँ सब चीज़ बिखरा सा रहता है, उसको हम चाहे कितना भी वो कर ले एक जगह कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी वही नोट्स बनाए, अलग से घर जाके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ह्यूमन माइंड इतना भी शार्प नहीं है कि एक बार पढ़ के याद कर ले। जितनी बार हो सके उतनी बार उसको आप रिवाइज़ करिए, रिवीजन के लिए एक टाइम निकालिए। किसी भी टाइम आप शाम में जाते हैं तो शाम में 1 घंटा रिवाइज़ कर लीजिए, फिर मॉर्निंग में उठते साथ रिवाइज़ कर लीजिए, जैसे भी आपका शेड्यूल हो उसके अकॉर्डिंग। और एक शेड्यूल मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम सुबह पढ़ रहे हैं कभी रात में पढ़ रहे हैं। अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तो नाइट में ही पढ़िए, अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग में ही पढ़िए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मॉर्निंग में कोई उठ रहा है तो उसका ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अगर आप रात में पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़ सकते हैं। मैंने कहा है कि इस क्लास में मैं या कोई भी टीचर जितना बताता है लिखाता है बहुत ज़्यादा होता है, उसका आधा ही लिख पाते होगे शायद आप लोग एग्ज़ाम में। उतना सारा कंटेंट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बस जो इन्होंने कहा है बार बार रिवाइज़ करिए ताकि कम से कम 50% याद रह जाए और आप जाकर लिख पाओ, उतना भी सफिशिएंट है। बाकी आप अपनी तरफ से तो पढ़ते ही हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका क्या है और नींद से बचने का तरीका क्या है, ये आप लोगों के पास हो तो बताओ। नींद से बचना ही क्यों है? पूरी अच्छी तरीके से नींद नहीं लेंगे तो फिर कल होके पढ़ाई कैसे होगा? कुछ नहीं हो पाता। अगर नींद हम सही से नहीं लेंगे ना तो कल होके कुछ पढ़ाई नहीं हो पाता। इवन हम मेन एग्ज़ाम्स में भी हमारा एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि हम टेंशन में रहते हैं, हमारा रात को नींद नहीं आता। तो एफिशिएंसी अगर मेंटेन रखनी है तो नींद एकदम अच्छे से 7-8 घंटा लेना ही है, और ताकि हम नेक्स्ट डे उसको अच्छे से पढ़ सके किसी भी चीज़ को। 6 से 8 घंटे का नींद आप पर्याप्त लो ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में आपका वो बना रहे मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप 4 घंटा 2 घंटा सो रहे हो तो फिर आपका माइंड एग्ज़ाम टाइम में काम नहीं करेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए टेस्ट वगैरह दिलाते रहो या फिर जो भी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो ताकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है। नंबर कम नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना बस। और भी हैं मैंने बार बार कहा है कि टेस्ट दीजिए, टेस्ट के नंबर बहुत दिल से मत लगाइए, लेकिन आप डिस्कशन ईमानदारी से करेंगे घर से पढ़ के आके तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप 4 लोगों के बीच में बोलेंगे तो अब आप मुंह उठा के आ जाएंगे डिस्कशन में तो कॉन्फिडेंस और कम होगा। तो कॉन्फिडेंस तो एक ही तरीके से बढ़ सकता है, पढ़ने से। जितना पढ़ते जाओगे कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। दिस इज एज इजी, है ना, वैसे ही है। हाउ टू हैंडल ऑब्स्टेकल कमिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ CGPSC इफ यू आर इन रिलेशनशिप और लिविंग टुगेदर। भैया है ना, मतलब मैं इसकी तो ये लोग क्या तो तुम लोग अनुभवी हो क्या इस सब के, तो फिर कहाँ से सलाह दोगे तुम लोग? हैं हाँ, दोनों का तो घर ही यहाँ है, ये कहाँ से लिव इन में रहेंगे इन लोग, बताओ। ठीक है ना।
देखो, मैं तो क्लास की शुरुआत में बता देता हूँ 3 चीज़ों से दूर रहने, एक फ़ोन, एक सोशल मीडिया और एक रिलेशनशिप। इनसे दूर रहोगे, सिलेक्शन की संभावना 50% बढ़ जाएगी। और उसके बाद जितने सोशल मीडिया फ़ैन बनेंगे और जितने सारे रिलेशन बनेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बार सिलेक्ट हो जाओ फिर लोग रिलेशन लेकर पास आएंगे, वरना तुम दौड़ते रहो लोगों के पीछे, है ना। पर अब एकदम ही ऐसी स्थिति आ गई है कि छूट ही नहीं सकता। बड़ा क्रांतिकारी सुझाव दे रहा हूँ, मेरे 2 मित्रों ने किया था। क्या है, आधा दिमाग इसी तनाव में रहता है कि लड़की इस टेंशन में रहती है कि यदि इसका हो गया तो करेगा कि नहीं, और लड़का इस टेंशन में रहता है कि हो गया तो क्यों करूँगा। तो होना तो दोनों ही स्थितियों में नहीं है। अब मुद्दा ये है कि ये मैं इन जनरल लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप तनाव में रहते हैं रिलेशनशिप में, और इस पढ़ाई में तनाव की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे 2 मित्रों ने तो शादी कर ली थी घर वालों से विद्रोह करके, उसमें से एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। उन दोनों को घर वालों ने निकाल दिया था घर से, ये भी बता दूँ मैं। उन्होंने कहा कि ये कम से कम ये क्यूरियोसिटी तो ख़त्म हो जाएगी एक दूसरे की, और फिर जब शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और फिर वो कहीं पढ़ने पढ़ाने लगे। बट इट्स वेरी टफ जॉब। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि इससे थोड़ा सा दूर रहें, डिस्टेंट रहें, तो ये अच्छा है ना। अपरिहार्य है तो घर वालों से बोलकर ब्याह कर लीजिए, गौना तब करवाइए जब सिलेक्शन हो जाए। और क्या बोलूँ मैं, है ना, इस पर कोई क्या सलाह दे सकता है आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से उम्मीद है कि और भी चयनित लोग मिलेंगे, बट those who come first they are the most precious one, so these 2 are the most precious one। कि कल रात में रिजल्ट आया और मुझे बड़ा खुशी होता है कि दिल्ली IAS एकेडमी में ऐसे बच्चे हैं जो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे लोगों को बताना है कि वो भी कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। एंड वी आर थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोग ने आके इतनी मदद की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे तैयारी करेंगे और इनको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग इनकी मदद भी करेंगे तैयारी के लिए। चलो, टेक केयर। ठीक है।